आप सभी का स्वागत है एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है उन छात्राओं के लिए जो 2021 में एडमिशन पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेंगे ही लेंगे, चाहे वो जीपी कॉलेज हो या जीडब्ल्यूपी हो या पीपीपी मोड में कोई भी फ्री हो या पेमेंट सीट हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो। एडमिशन अगर आप लेंगे ही लेंगे, आपने ठान लिया है, उन सभी चीज़ों पे आज बात करने वाले हैं कि आपको एडमिशन के बाद में क्या क्या स्टेप्स करते हुए आपको पास आउट कैसे आप होंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपको पहले से जानकारी है डिप्लोमा में कब क्या देखने को मिलेगा। आपको अगर जानकारी नहीं रहेगी तो फिर आपको बहुत जगह दिक्कत हो सकती है। तो इस वीडियो में समझते हर एक बात को। जैसे एडमिशन ले ले तो सबसे पहला स्टेप बोला जाता है रजिस्ट्रेशन का। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। इसके बाद में आपकी सेमेस्टर की पढ़ाई होगी। पढ़ाई होने के बाद में उसका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद में उसका रिज़ल्ट आएगा और इसी तरह करके 6 सेमेस्टर होगा, 6 बार एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और लास्ट में आप पास आउट हो जाओगे। तो चलिए समझते हैं कि देखिए इस वीडियो को देखने वाले मेरे दो तरह के लोग हैं। एक है जो 2021 में 10th लेवल पर डिप्लोमा करना चाह रहे होंगे और एक होंगे जो 2021 में ही नामांकन करवाएंगे मगर वो लेटरल एंट्री के थ्रू करवाएंगे। मैं दोनों के बारे में बात करने वाला इस वीडियो में। दोनों का सेम कंडीशन है मगर कुछ कुछ बात अलग अलग हो सकती है। देखिए जब रजिस्ट्रेशन होगा तो दोनों का साथ में ही होगा। साथ में मतलब 2-4 दिन आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। इनका रजिस्ट्रेशन भी होगा और इनका भी रजिस्ट्रेशन होगा। अब आपके मन में प्रश्न आ रही होगी कि क्या हर एक सेमेस्टर में होती है या हर एक साल होती है? नहीं, पूरे डिप्लोमा में, ठीक है, प्योर डिप्लोमा लिखा गया है मगर हिंदी में पूरा डिप्लोमा ही लिख रहा हूँ। पूरे डिप्लोमा में रजिस्ट्रेशन केवल 1 टाइम होता है, मतलब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। और जो रजिस्ट्रेशन आपका नंबर दिया जाएगा उसी से हर काम होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी दिया जाता है उसी से हर काम होता है। चलिए आपको कुछ एक ट्रिक समझा देता हूँ। देखिए अगर आपका एडमिशन 21 में हो रहा होगा तो आपका एडमिशन नंबर भी 21 से ही स्टार्ट होगा। 21 से इसके बाद जो भी नंबर होगा 10 अंकों का होगा या 11 अंकों का होगा, 21 से स्टार्टिंग होगा। जैसे मेरा सेशन है 19-22, तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जो स्टार्टिंग है वो 19 से 1980 करके मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट है, मतलब 19 स्टार्टिंग में है। जिनका 20 में हुआ था उनका 20 है। अब चलिए समझते हैं जिनका लेटर एंट्री उनका क्या होगा। देखिए उनका भले ही वो 21 में एडमिशन ले रहे होंगे मगर उनका सेशन जो होगा वो 20-23 का सेशन होगा, क्योंकि वो लेटर एंट्री के स्टूडेंट है और उनका जो बैचमेट है वो 20 में पाए जाएंगे। तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर कैसा आएगा? इनका रजिस्ट्रेशन नंबर 20 करके आएगा। जो 21 में 10th लेवल पे एडमिशन ले रहे होंगे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर 21 करके आता है, ठीक है। इस चीज़ को समझ गए। चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बताया जाएगा, एक नोटिस आएगा जो जीओटी के तरफ से कॉलेज वालों को आएगा। जीओटी किसको नोटिस देगा? कॉलेज को, कि आप अपने बच्चों लोगों का जिनका जिनका एडमिशन हुआ उनको बोलिए कि रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और वेरिफिकेशन आप कर देना। तो जीओटी से नोटिस जैसे ही कॉलेज में गया, कॉलेज नोटिस क्या करेंगे, एक नोटिस निकाल देंगे। किनके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट मतलब कौन? जो आप लोग हों, कि आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है इस दिन से रखा गया। फॉर एग्जांपल 10 से लेकर 15 तक के बीच में रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो ये 5 दिनों में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसका क्या प्रकार है? पहला स्टेप जो होता है वो चालान कटवाना होता है। चालान कटवाना, अब आप पहली बार सुने होंगे चालान कटवाना। तो जो लोग कटवा चुके हैं उनके लिए न्यू नहीं होगा। आप लोग हमेशा ऑनलाइन पेमेंट करते थे या तो कैश में काम करते थे या फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कुछ भी यूज करते थे, मगर इस बार आपको क्या करना है? चालान। पूरे डिप्लोमा में आपका चालान का ही काम होगा। कभी भी ऑनलाइन पेमेंट और इस तरह का जो चीज़ होता है वो कभी रेयर केस में ही देखने को मिलता है। तो हर काम चालान से ही होता है। चालान कैसे कटेगी, कितनी की कटेगी? देखिए चालान हम लोग जब रजिस्ट्रेशन किए थे तो उसमें 350 रुपये का था, 350 रुपये का। अब हो सकता है आप लोगों का 350 से लेके 500 के बीच में ही होगा। कि चालान जो जब भी कटेगी आपको बता दिया जाएगा कि किस बैंक से कटवाना है, किस बैंक से। आपको बैंक का नाम बता दिया जाएगा। बस उस बैंक को अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे भी रहते होंगे, चाहे आप घर में रह रहे होंगे उस दिन या फिर उस समय पे आप कॉलेज में होंगे, उस बैंक के पास जाकर चालान कटवाना। चालान का एक फॉर्म होता है, ठीक है, एक फॉर्म होता है। इसका 3 कॉपी रहता है, 1, 2 और 3।
एक जो रहता है वो बैंक के लिए रहता है, जो आपको बैंक में जमा करना पड़ता है। एक आपके कॉलेज के लिए होता है, जो आपको जमा करना पड़ता है कॉलेज के लिए। एक आपका सेल्फ खुद के लिए रहता है। और सभी चीज़ों में आपको सेम भरना पड़ता है, सभी चीज़ों में सेम सेम चीज़, सभी में वही। अगर नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ भी नाम पूछा जाएगा, यहाँ भी नाम। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ रहेगा, मगर ये यहाँ आपको कुछ फिल नहीं करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के समय, क्योंकि ये आपको मिला ही नहीं, इसके लिए तो आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे। उसके बाद में पेमेंट कितना का होगा, जो भी पेमेंट आपको बताया जाएगा कॉलेज की तरफ से, उस पेमेंट को यहाँ फिल कीजिएगा। उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, जो भी चीज़ आपसे वो मांगा जाएगा वो भरना है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3। बैंक वाले अपना ये कॉपी को अपने पास रख लेंगे। उसके बाद आपको 2 कॉपी काट कर दे देंगे। इसको जमा कर देना है कॉलेज में, इसमें जमा कर देना ये आपका। और आपको बैंक वाले क्या देंगे बदली में, आपको एक नंबर देंगे, एक नंबर देंगे जो आपका चालान नंबर होगा। कुछ भी नंबर हो सकता है, चाहे वो अल्फ़ाबेटिक हो या न्यूमेरिक हो। उस नंबर से आपको चालान का फॉर्म भरना है। कहाँ जाके, SBTE या फिर GUT, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा, उस ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप क्लिक करोगे तो फॉर्म खुलकर सामने आ जाएगा। उस फॉर्म में आपको ध्यानपूर्वक अपना ईमेल आईडी से लेके हर एक चीज़ को ध्यान से भरना। अगर वहाँ कुछ भी गड़बड़ी होगी, पूरा डिप्लोमा बर्बाद हो जाएगा। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा कि ये झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म नहीं है कि गड़बड़ी हुई हम जैसे से भी गए वहाँ जाकर सुधारवा लिए। यहाँ जो भी भरना है सोच समझ के और ध्यान से भरना। इसको जब आप भरोगे तो यहाँ पे आपसे चालान नंबर मांगा जाएगा। ये आपसे वेरीफाई करवाएंगे कि आपने सही में पेमेंट किया है कि बस बिना पेमेंट का भरने आ गए। तो जो चालान नंबर आपको बैंक से दिया गया था, उसी चालान नंबर को आप यहाँ फिल करोगे, इसको सबमिट करोगे। उसके बाद में आपको फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। उसको PDF फॉर्म में सेव करके इसका 3-4 पेज प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद में उस फॉर्म को और साथ में जो चालान आप जमा करने वाले कॉलेज में, उस दोनों को स्टेपलर करके मैट्रिक का, 10th का जेरॉक्स कॉपी करवा सब जमा करना है अपनों कहाँ, कॉलेज के ऑफिस सेंटर में। जहाँ पे भी ऑफिस का या एकेडमिक का काम आपके कॉलेज में होता होगा, वहाँ को सबमिट कर देना है कि आपने चालान को कटवा कर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर दिया। फिर कॉलेज वाले उस फॉर्म को वेरिफिकेशन कर देंगे और कर देंगे। कहीं कहीं इस कॉलेज के द्वारा ही रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है, कहीं कहीं कॉलेज वाले ही आपका फॉर्म को भर देंगे, कहीं कहीं आपको खुद से भरना पड़ेगा। तो ये कभी मत सोचना कि मेरे दोस्त का कॉलेज में हुआ था GPA में, मेरा GPD में हुआ, उसका भर दे रहा, मेरा नहीं भरा। कोई बात नहीं, आप अपने से भरो ना, सही से भरो। और हम हर फॉर्म को खुद से भरते हैं, इसलिए आपको प्रेफर करेंगे कि आप सेल्फ भरना हमेशा, ताकि आपसे गड़बड़ी हो तो आपको ही पछतावा हो, किसी और से ना हो। ठीक है, पहला स्टेप। उसके बाद में क्या, आपका 6 मंथ का सेमेस्टर कहा जाता है। देखिए कहा जाता है, मगर रियलिटी में 6 मंथ का सेमेस्टर आपका होता नहीं है। होता है ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंथ से लेकर 5 मंथ में पढ़ाई हो जाता है। और छठा मंथ में आपका सेमेस्टर की पढ़ाई हो जाती है। अब आप पूछोगे सेमेस्टर की पढ़ाई कैसे होती है। पढ़ाई क्या, बस नॉर्मली कॉलेज में जाना है, क्लासेस को करना। कहीं पे मॉर्निंग का समय 10 से 2 है, कहीं पे 10 से 4 है, कहीं पे कुछ भी टाइमिंग दिया जाता है, वो कॉलेज डिपेंड करता है। ठीक है, जब आपका एग्ज़ाम फॉर्म का नोटिस आएगा GUT से, GUT में इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी का नाम GUT है, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका मेन ऑफिस रांची में है। पहले आप CBSE में पढ़ते होंगे, या फिर आप झारखंड बोर्ड से होंगे, या फिर आप बिहार बोर्ड से होंगे, या ICC बोर्ड से, कुछ भी बोर्ड से अगर आप होंगे, मगर अब आपका जो यूनिवर्सिटी का नाम हुआ GUT हुआ। ठीक है, चलिए समझते हैं GUT एग्ज़ाम कैसे लेता है, उसके बाद रिजल्ट कैसे देता है। देखिए एग्ज़ाम देने समय GUT आप सबसे पहले आपको एग्ज़ाम का फॉर्म भरने बोलता है, एग्ज़ाम का फॉर्म भरने। एग्ज़ाम का फॉर्म भी आपको कहाँ मिलेगा, या तो SBT की वेबसाइट में मिलेगा या फिर GUT की वेबसाइट में मिलेगा। ये 2 वेबसाइट पे ही काम चलती है। इस पर जाना है, क्लिक करना है, सभी पेपर को टिक मारना। जितने भी आपके पेपर्स हैं, चाहे वो सेशनल पेपर हो, थ्योरी पेपर हो या प्रैक्टिकल पेपर, ये तीनों सभी पेपर में टिक मारना। एक भी पेपर में अनटिक रहेगा तो आपका बैक लग जाएगा, आप सेमेस्टर में फेल कहला जाओगे। सभी पेपर टिक है कि नहीं वो आपको वेरीफाई करना है। चालान नंबर भरना। चालान नंबर कौन वाला, तो जो रजिस्ट्रेशन किए थे वो वाला नहीं, वो तो कहानी ख़त्म हो चुका। दोबारा से एग्ज़ाम फॉर्म के लिए चालान कटवाइएगा। उस चालान में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैं बोला था कि ब्लैंक छोड़ना है, उस समय तक आपका नंबर आ चुका होगा कॉलेज के द्वारा, उस नंबर को भर के चालान कटवाओ। जो चालान नंबर मिलेगा उसको यहाँ भरना।
फिर इस फॉर्म का प्रीव्यू को प्रिंट कर लेना है, चालान कॉपी को अटैच करके अपने कॉलेज के ऑफिस में या एचओडी के पास जमा कर देना है। एक नया वर्ड सुनने को आ रहा होगा, एचओडी। एचओडी क्या होता है? देखिए, इसको बोला जाता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। ये हर कॉलेज में हर एक ब्रांच के हेड होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है जीपी धनबाद, ठीक है। जीपी धनबाद में काफ़ी सारी ब्रांचेज है, जिसमें जो ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा, इसके एक एचओडी सर या मैम कोई भी हो सकते हैं, वो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। जब हायर अथॉरिटी पास पेपर जाएगा या फिर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगा जो सॉल्व नहीं हो पा रहा टीचर के द्वारा, मेंटर के द्वारा, तो आपको एचओडी को वो सॉल्व करते हैं। ये हर कॉलेज में हर ब्रांच में देखने को मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार से जब आप फॉर्म को भर दिए, उसके बाद में आपकी सेमेस्टर की जो परीक्षा होगी उसके लिए आपका एडमिट कार्ड आएगा। अब एडमिट कार्ड क्या आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना है या क्या? देखिए, कभी कभी बोलेगा कि ऑनलाइन डाउनलोड खुद से कीजिए, कॉलेज में जाकर प्रिंसिपल सर से यहाँ साइन करवा लीजिए, आपका एडमिट कार्ड वैलिड हो गया। वो होता है कभी कभी कॉलेज वाले आपको एडमिट कार्ड लेने के लिए, रिसीव करने के लिए कॉलेज ऑफिस में बुलाते हैं। ये बात होती है, हर कॉलेज के अलग अलग फार्मूला पर डिपेंड करता है, ठीक है। एग्ज़ाम जब भी पढ़ेगा तो चाहे झारखंड पॉलिटेक्निक में आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, जीपी में पढ़ रहे हो या फिर जीडब्ल्यूपी में पढ़ रहे हो या पीपीपी मोड में पढ़ रहे हो या प्राइवेट में पढ़ रहे हो, अगर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम 2 तारीख को रखा गया तो सभी के लिए 2 तारीख को रखा गया है, चाहे इलेक्ट्रिकल का जहाँ जहाँ पढ़ाई होती है, ठीक है। सभी के लिए सेम क्वेश्चन पेपर आएगी, बस सेट जो होता है, सेट ए और बी, अगर ए बी चल रहा होगा तो सभी को ए बी देखने को मिलेगा, हर एक कॉलेज को देखने को मिलेगा। सेम डे सेम चीज़ होता है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कॉलेज पे डिपेंड मत रहो, ब्रांच पे डिपेंड रहो। ब्रांच को सोचो कि ब्रांच लेकर क्या पढ़ना है। एग्ज़ाम होने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट क्या आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा? अभी तक ऐसी कोई सुविधा जीयूटी की तरफ से नहीं है कि रिज़ल्ट डायरेक्टली बच्चों को दिखाया जाएगा। हमेशा रिज़ल्ट कहाँ सेंड होता है? जीयूटी के द्वारा कॉलेज को। क्यों होता है? क्योंकि कॉलेज वाले से पूछा जाता है कि आपने जो इंटरनल नंबर को बच्चों का भेजा है, क्या वो इंटरनल नंबर सही है या गलत है? हो सके मिस प्रिंट हो गया होगा, 20 नंबर में 18 कॉलेज भेजा होगा, प्रिंट होकर 16 ही नंबर आया होगा। तो कॉलेज वाले वेरीफाई कर लेते कि हाँ मेरा हर स्टूडेंट का सही है, उसके बाद में आपका रिजल्ट को पब्लिक कर दिया जाता है बाय द कॉलेज। अब आपको एक बात और समझा देता हूँ कि आपका इंटरनल नंबर क्या होता है। देखिए, इंटरनल नंबर क्या होता है कि आपका कॉलेज में सेमेस्टर 6 मंथ का जो सेमेस्टर होता है, इसी सेमेस्टर में आपसे 1 से लेके 2 या 3 इंटरनल लिया जाता है कॉलेज के द्वारा, जो कॉलेज का खुद का क्वेश्चन पेपर होता है। लाइक आपका मंथली टेस्ट बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, इसका क्वेश्चन पेपर वो कॉलेज सेट करता है। और जो सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर होता है उसको आपको सेट करता है जीयूटी, जो सबके लिए कॉमन होते हैं। ये हर कॉलेज में इंटरनल अलग अलग क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जैसा नंबर आप लाओगे, अगर 20 नंबर की एग्ज़ाम हो रही है, 18 लेकर आए हो, कभी एक इंटरनल में, दूसरा में 16 लेकर आए हो, तीसरा में 17, तो कॉलेज वाला या तो तीनों का एवरेज निकाल कर मार्क्स देगा आपको इंटरनल पे, या फिर इसमें से कोई बेस्ट नंबर उठा कर दे देगा कि हाँ बच्चा का 18 नंबर आया था, ये इसका स्ट्रेंथ है। ये डिपेंड करता है कॉलेज वाले क्या नंबर आपको भेजता है। 20 नंबर का इंटरनल होता है हर एक कॉलेज में, हर एक ब्रांच में। कुछ सेशनल पेपर होती है जिसका नंबर 20 भी होता है, किसी में 50 नंबर भी होता है, ये सब चीज़। अब आपको समझा देता हूँ कि आपका पासिंग नंबर क्या होता है। जो भी पूरे वीडियो को देख रहे होंगे आज, उनको हर एक बात मैं समझाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक अभी भी देखिएगा। पासिंग नंबर क्या होता है? देखिए, 80 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है जो आपका सेंटर में पड़ता है, और 20 नंबर का होता है इंटरनल। आपको दोनों मिला के कम से कम 26 नंबर आना चाहिए। 26 मार्क्स आएगा तो आप पास हो, अन्यथा फेल हो। अब 26 नंबर में आप बोलोगे कि 20 में ला देंगे 19 और इसमें लेकर आएंगे 7 नंबर, तो क्या पास है? नहीं, आपको इसमें भी पास करना है और इसमें भी पास करना, दोनों में 33% आपका आना ही चाहिए, ठीक है। ये बात होती है। चलिए अब आगे समझते हैं कि आपका कितना सेमेस्टर होगा। अगर आप कोई भी ब्रांच से हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, सीएस हो, मेटलर्जी हो, या फिर आप ईसीई हो, ट्रिपल ई हो, ऑटोमोबाइल हो, कोई भी ब्रांच हो, माइनिंग को छोड़ के, तो आपका एग्ज़ाम जो होगा वो 6 सेमेस्टर में होगा। 6 सेमेस्टर, पूरे डिप्लोमा में 6 सेमेस्टर होगा, 6 सेमेस्टर। माइनिंग में क्यों मैं अलग किया हूँ? माइनिंग का एग्ज़ाम 1 साल में 1 बार होता है, मतलब 3 साल का डिप्लोमा में 3 बार होगा। अब जो बच्चे लेटरल एंट्री के थ्रू से नाम लिखवाए थे, उनका सेमेस्टर केवल 4 सेमेस्टर ही बचा, क्योंकि जो डायरेक्टली सेकेंड ईयर में आए तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों लोगों ने 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम दे चुका है, तो डायरेक्टली इनका कहाँ होगा एडमिशन होगा? सेकेंड ईयर में। तो इनके लिए सेमेस्टर 4 बचता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ।
सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात जो होती है वो 5th सेमेस्टर में होती है और 6th सेमेस्टर में, क्योंकि इसी को एग्रीसिएट मार्क्स कहा जाता है। एग्रीसिएट मार्क्स मतलब आप अगर आगे जीवन में कभी भी बीटेक करना चाहते हो या किसी कंपनी में प्लेसमेंट चाहते हो कुछ भी, तो आपका डिप्लोमा के लास्ट ईयर के मार्क्स को कंसीडर किया जाता है। लास्ट ईयर के मार्क्स को, जो आपका ये दोनों को मिलाकर बनता है, एवरेज निकाला जाता है इसका। अगर आपका इसमें आया था 60%, इसमें आया 80%, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर देगा, वही आपका एग्रीसिएट मार्क्स हुआ और वही आपका फाइनल मार्कशीट हुआ। अब चलिए समझते हैं कि आप पास आउट कब होंगे, ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप भले नाम लिखवा रहे होंगे दिसंबर में या फिर नवंबर में, मगर आप पास आउट कब होंगे। देखिए आप 2024 में पास आउट होंगे, जो भी नाम लिखवाएंगे 21 में वो पास आउट होंगे, 24 में जो लेटर एंट्री के थ्रू होंगे वो पास आउट होंगे 23 में। कब पास आउट होंगे, देखिए बेसिकली आप समझ जाइए कि आपका जो पास आउट को जो समय होता है वो हर साल डिपेंड करता है कि किस तरह की पढ़ाई हुई। इस बार कोरोना केस चल रहा था, इसलिए जितने भी सीनियर हमारे पास आउट हुए वो लगभग सितंबर मंथ में एग्ज़ाम दिए और अक्टूबर तक वो पास आउट हुए हैं। पर आशा और उम्मीद है कि जो हम लोग का सेशन चल रहा है 19-22, इसको सुधारा गया और इसकी पास आउट को जो समय को रखा गया वो लगभग जुलाई में पास आउट को कर दिया जाएगा। एकेडमिक कैलेंडर जारी हुआ जिसमें हमारी एग्ज़ाम को जून में रखा गया, जुलाई तक हम लोग का पास आउट कर दिया जाएगा। और अगर जून जुलाई तक हम लोग पास आउट हो जाते हैं तो आप जो सेशन में आइएगा आपका भी कंडीशन है कि जून जुलाई में पास आउट को कर दिया जाएगा। तो मान के चलो कि जून जुलाई में पास आउट हो जाओगे। ये जानना ज़रूरी क्यों है, इसलिए ज़रूरी कि फॉर एग्ज़ाम्पल दिसंबर मंथ में 2024 में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई, एसएससी जेई का बोल सकते हो या फिर रेलवे जेई का बोल सकते हो, कुछ भी आई। अब अगर आप पास आउट ही नहीं होइएगा दिसंबर मंथ तक तो इसके लिए तो आप अप्लीकेबल नहीं हो। और ये सब जो एग्ज़ाम होता है वो सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम होता है, मतलब इसको झारखंड पॉलिटेक्निक के बच्चे के साथ साथ पूरा ऑल ओवर पॉलिटेक्निक के बच्चे भी भरते होंगे, बीटेक के बच्चे भी भरते होंगे। अगर बिहार का भी सेम सेशन था, मतलब 21-24 का था, वो पास आउट हो गया जुलाई मंथ में और आप पास आउट हो दिसंबर में, तो ये तो आराम से भर के नौकरी पा लेंगे, आप तो नहीं पाइएगा। इसलिए माना जाता है कि ऑल ओवर इंडिया में एक सेशन को रखा गया है कि जून जुलाई तक बच्चों को पास आउट कर दिया जाएगा। भले कभी कभार देरी हो जाती है वो अलग बात है, मगर प्रयास जीओटी का हमेशा ये रहता है। अब देखिए कुछ बातें को और मैं बता देना चाहता हूँ कि कभी भी आप जो सोचते हो कि फर्स्ट सेमेस्टर में 90% लेके आ जाएगा तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला जीवन में, जीवन भर नहीं पड़ेगा। बस आप कॉलेज के नज़र में बहुत अच्छे बच्चे कहलाओगे। 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में जो नंबर आता है उसी पे आपका लाइफ टिका। कोई बच्चा है जिसका स्टार्टिंग में 60% आया, सेकेंड सेमेस्टर में 70, फिर 80, इस तरह ग्रोथ कर रहा, और 5th 6th में 90 और 95 लेकर आ गया, तो वो बच्चा ज़्यादा बेटर है इस बच्चे से। जो बच्चे 90 लेकर आए थे उनका ग्राफ डाउन होकर 60 में आ गया था। इसलिए हमेशा 5th और 6th सेमेस्टर को ध्यान देखिएगा। अब समझते हैं कि जो बच्चे 10th या 10th करके आए या फिर 12th कर कर आए हैं उनको फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाया जाएगा। देखिए फर्स्ट ईयर में आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा केवल 11th और 12th का साइंस को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को पढ़ाया जाएगा, साथ ही आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होगा, बहुत सारी पेपर्स हैं। कभी इस पर हम वीडियो बनाएंगे और अगर आप लोग का अच्छा फीडबैक रहेगा तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर सेकेंड सेमेस्टर तक आपको हम ऑनलाइन यूट्यूब में ही पढ़ा सकते हैं लाइव आकर वाइट बोर्ड के साथ में, ठीक है। इसलिए क्योंकि हम 12th कर चुके हैं, वो भी ISC से, CBSE बोर्ड से मैं स्टूडेंट था, तो मुझे मेरा 11th 12th में अच्छा कमांड बना हुआ है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको पढ़ाऊँगा कब, आपके एडमिशन के बाद दिसंबर मंथ से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, लास्ट दिसंबर से। और अगर हमसे बने रहिएगा तो आपको अच्छी अच्छी कंटेंट मिलेगी, जो भी क्वेश्चन पेपर हर साल आई वो आपको देखने को मिलेगा, वो मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और अच्छा नंबर आएगा। अब समझते हैं अंतिम तौर पे इस वीडियो में यह समझने का प्रयास करूंगा कि आप लोग झारखंड पॉलिटेक्निक के बाद क्या क्या कर सकते हैं। देखिए झारखंड पॉलिटेक्निक के बाद में आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हो, चाहे कोई भी ब्रांच हो, माइनिंग को छोड़ के। माइनिंग के बच्चे क्या बनते हैं डायरेक्टली, वो बनते हैं OBR बनते हैं या फिर माइनिंग बाबू बनते हैं। OBR मतलब ओवरमैन बनते हैं या माइनिंग बाबू बनते हैं, सरदार बनते हैं। बाकी लोग क्या बनेंगे, जेई। अब जेई बन जाने के बाद में आपको क्या लगता है कि डिप्लोमा की पढ़ाई को अगर आप अच्छा से कर लेते हो तो क्या किसी भी सरकारी जॉब के लिए आप एप्लीकेबल हो जाओगे। आप पेपर से तो एप्लीकेबल हो गए हो, मगर कंडीशन है क्या कि आपका प्रिपरेशन कैसा रहा। तो प्रिपरेशन करने के लिए आपको फर्स्ट डे जिस दिन आपका एडमिशन होगा उस दिन से अगर आप ठान लेते हो कि आने वाले समय में हमको गवर्नमेंट जॉब पाना है,
तब तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए मन से पढ़िए। क्या होता है झारखंड पॉलिटेक्निक में काफ़ी ऐसे बच्चे जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं और वो अपने डिप्लोमा को वेस्ट करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी नंबर के कारण, किसी रैंक के कारण क्या करते हैं, वो पीपीपी मोड में पढ़ते हैं या फिर आपका प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं और इनका टारगेट रहता है कि अरे हमको अच्छी शिक्षा तो कॉलेज से मिल ही रही है, हमको गवर्नमेंट का तैयारी करना है। और इस कंडीशन में गवर्नमेंट जॉब पाने का अधिकतर ऑल ओवर इंडिया का मैं बात करता हूँ, अधिकतर बच्चे वो पाते हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं, प्राइवेट से या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से। गवर्नमेंट के बच्चे पाते हैं, मगर जो बच्चे अहंकार में रह जाते हैं कि अगर हमको सरकारी कॉलेज मिल गया है, हमको क्या टेंशन है, टेंशन कुछ नहीं है। जीओटी तो सबके लिए बराबर है, उसके नज़र में सभी लोग इक्वल है। प्लस जिस दिन पास आउट करेगा अगर किसी ए बच्चे को, उस दिन ही पास आउट करेगा ये बी बच्चे को, सब चीज़ सेम है। तो आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, जहाँ पे भी रहो अच्छा से पढ़ो। आप सभी को ऑल द बेस्ट। जहाँ भी मेरी मदद चाहिए होगी मुझसे संपर्क कीजिएगा, मैं आपके लिए मदद करूँगा। आशा और उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग हर एक दोस्त तक शेयर कीजिएगा जिनको जिनको समझना था कि पूरे डिप्लोमा में क्या होता है। अब काफ़ी लोग पूछते हैं खर्च कितना बढ़ता है, मतलब कितना रुपये में डिप्लोमा हो जाएगा। इस पर कभी हम अच्छा से वीडियो बना देंगे कि जीपी में कितना लगता है, जीडब्ल्यूपी में कितना लगता है, प्राइवेट में क्या लगता है, पीपीपी मोड में क्या लगता है, हर एक चीज़ को, कितनी आपकी सेमेस्टर की फ़ी है, कितना आपका एग्जामिनेशन का फॉर्म का फ़ी होने वाला, सभी चीज़ों को मैं समझा दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपको एक ओवरऑल मालूम चल सकेगा। प्लस मैं उस वीडियो में यही बता दूंगा कि आप किस तरह से ई कल्याण या फिर सक्षम स्कॉलरशिप से आप स्कॉलरशिप को अमाउंट को ले सकते हो, कहाँ कहाँ आपको ध्यान रखना है, ताकि जिनकी जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है वो लोग ई कल्याण स्कॉलरशिप लेकर आगे की पढ़ाई कर सकें। और इसी वीडियो में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग भी कास्ट सर्टिफिकेट मतलब कास्ट से होंगे और जिनकी माता या पिता गवर्नमेंट जॉब में होंगे और वो एप्लीकेबल है पैसा देके पढ़ने के लिए, वो जीपी में बिल्कुल पढ़िए, आपका अधिकार है। मगर कभी भी ई कल्याण स्कॉलरशिप में आप अप्लाई करें किसी का, आप पैसा का हक मत मारिएगा। अगर आप एप्लीकेबल हो तो उसको छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप भर दीजिएगा, भले आपको मिल जाएगी मगर अगर आप ले लेते हो। देखिए मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों को नहीं मिल पाता। अगर सरकार ने पास किया कि 100 रुपया को बांटना है 10 बच्चों के बीच में, ठीक है, 10 बच्चों के बीच में, 10 में से 10 बच्चे जो होंगे सबके पास कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ, 10 में से 8 बच्चे ऐसे हैं जिनको सही में पैसा का रिक्वायरमेंट है, 2 बच्चे ऐसे जिनका घर में आर्थिक स्थिति सही है मगर वो लोग भर दिए कि मेरे पास कास्ट है, इनकम है, हम भर देते हैं। ऐसी कंडीशन में ये 100 रुपया ये 10 को बटेगा तो 10 रुपये करके बटेगा। और अगर ये 2 बच्चे अगर समझदारी से पीछे हट जाते हैं कि मेरा आर्थिक स्थिति सही है, तो फिर ये 100 रुपया 8 बच्चों में बटेगा जो 10 रुपये से थोड़ा ऊपर पैसा होगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, कभी कभी पैसा नहीं आता किन्हीं को। तो इस सब चीज़ को लेके मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिनके जिनके आर्थिक स्थिति सही है वो स्कॉलरशिप मत लीजिएगा, जिनकी नहीं सही है वो बिल्कुल लीजिए, उनका हकदार है वो। और जब भी स्कॉलरशिप पे किस तरह से क्या अप्लाई करना है, कैसे कैसे पैसा मिलता है, कितना मिलता है जीपी वाले को, कितना जीडब्ल्यूपी वाले को, कितना पीपीपी मोड को, मैं आने वाली हर एक वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, जो अंत तक देखेंगे उनको हर एक बात समझ में आएगी, जो नहीं देखेंगे वो उनकी प्रॉब्लम। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।